हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरिन क्लासेस। वेलकम। मैं बहुत दिनों के बाद आप सबका फिर से कर रही हूँ इस चैनल पे। वो इस वजह से क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक 6 मंथ्स हो गए होंगे मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। और मैं आज आप लोगों को फिर से मतलब कोई एक्सप्लेनेशन या एक्सक्यूज तो नहीं दूंगी, क्योंकि आई नो ये डिले ये सब बोलना बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करेगा। और मुझे काफ़ी सारे मेल्स रिसीव हुए इन दिनों कि मैम आप कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हैं वगैरह वगैरह। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं वीडियोस अपलोड जब भी नहीं कर पाती हूँ। और हाल में कोर्ट में मुझे किसी जूनियर ने एक सवाल पूछ लिया कि जज ने एक टर्म यूज़ किया एकम्प्लिस। एकम्प्लिस के ऊपर फोकस करते हुए कुछ कहा उन्होंने। तो जो एक दो जूनियर्स हैं उन्होंने पूछा कि मैम दीदी ये बता दो एकम्प्लिस मतलब क्या होता है। तो मुझे लगा कि यही टॉपिक मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। क्विक सा टॉपिक है। एकम्प्लिस हमारा यूज होगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। ठीक है, ये आता है सेक्शन 133 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो ये जब आप एज ए लॉयर प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको अपना केस बचाना होगा, भले आप प्रोसिक्यूशन पे हो, भले आप डिफेंस के तौर पे हो, तो आपको जब अपने केस को किसी भी हाल में बिना किसी रुकावट के आपको सोचना है कि कैसे अपने केस को पे स्टैंड किया जाए, कैसे अपने क्लाइंट को बचाया जाए, जस्टिस करवाया जाए अगर आप प्रोसिक्यूशन में हैं तो, या अगर क्लाइंट बुरी तरह से फंस रहा है तो कौन कौन से एविडेंसेस को हम लोगों को कोर्ट के पास पेश करना है। कोर्ट उसको अगर ऑफ कोर्स कोर्ट उसको माने या ना माने, लेकिन हमें अपनी तरफ से कोशिश करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ों के लिए जो ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत जानकारी रखना ज़रूरी है। इन सब के जानकारी के बिना आप अपने केस को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। खास करके डिफेंस के लॉयर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है अकम्प्लिस को जानना, क्योंकि एक केस मेड आउट किया जाता है और उस केस में आपको यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि नहीं, हमने ये काम नहीं किया है, ये एलिगेशन जो हम पे लगाया गया है वो बिल्कुल झूठा है। तो वो सभी चीज़ों को साबित करने के लिए आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी बेहद ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं एकम्प्लिस, जो कि मैंने अभी बताया सेक्शन 133 में आता है एविडेंस एक्ट का। तो एकम्प्लिस में देखिए, ए इसको मैं लर्न करने का भी थोड़ा सा ट्रिक बताती हूँ। एकम्प्लिस का सेक्शन 133 है, कभी नहीं भूलिएगा कैसे। एकम्प्लिस में ACCOMPLICE है। तो ये ए के बाद जो CC है, तो हम लोग उस C और C को याद रख सकते हैं 3 और 3 से। C और C, 3 और 3, और ए क्योंकि फर्स्ट अल्फाबेट है और इसीलिए इसके आगे 3 के आगे 1 बिठाएंगे। तो 133 एकम्प्लिस जो है, आई थिंक ये ट्रिक से आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो सेक्शन 133 जो है, हमेशा ये बोला जाता है सेक्शन 114 का जो क्लॉज बी है उसके साथ हमेशा पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले एकम्प्लिस क्या है वो पढ़ते हैं। Accomplice shall be a competent witness against an accused person, and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice। ठीक है, एक accomplice किसको कहेंगे, हु इज एन accomplice। सबसे पहले यही सवाल जानना बहुत जरूरी है। तो सेक्शन 33 अभी मैंने रीड आउट किया, लेकिन उसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि accomplice होते कौन लोग हैं। तो ये एक इसका पार्टिसिपस क्रिमिनस इसको बोला जाता है लीगल टर्म में। पार्टिसिपस क्रिमिनस यानी ये पर्सन जो कि पार्ट ऑफ क्राइम है, हु हैज पार्टिसिपेटेड इन द कमीशन ऑफ द क्राइम। ठीक है, कोई भी पर्सन जो पार्टिसिपेट करता है कमीशन ऑफ क्राइम में उसको अकम्प्लिस बोलेंगे। तो काइंड ऑफ ये भी अक्यूज ही हुआ। तो इट इज नॉट नेसेसरी ही शुड हैव एक्चुअली कमिटेड द ऑफेंस हिमसेल्फ। ये जरूरी नहीं है कि जो वो अकम्प्लिस है वो खुद से ही वो ऑफेंस जो है वो कमिट कर रहा हो। ठीक है, एनी पर्सन हु हैज पार्टिसिपेटेड एट सम स्टेज, किसी भी स्टेज में, इन सम मैनर इन कमीशन ऑफ क्राइम इज एन अकम्प्लिस। सपोज कोई दौड़ के भाग रहा है और सामने एक बड़ा सा पत्थर किसी ने रख दिया, तो वो पत्थर भी अगर वो हटा रहा है कि ताकि उसको भागने में सुविधा हो, क्राइम उसने कुछ नहीं किया, लेकिन पार्टिसिपेट किया है कि क्राइम अच्छे से हो सके, वो जो है इंसान भाग सके, तो उसको भी अकम्प्लिस कहा जा सकता है क्योंकि उसने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो अब अकम्प्लिस क्या है ये तो समझ गए। उसके बाद आते हैं 133 में, वहां पे बोला गया है ऐसे विटनेस को शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज पर्सन। ऐसे इंसान को एक कॉम्पिटेंट विटनेस
मानेंगे किसी भी अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में, एंड ए कन्विक्शन इज नॉट इलीगल। इसके ऊपर, इसके एविडेंस के ऊपर एक कन्विक्शन अगर होता है तो इसको इसलिए इनकार नहीं करेंगे या इलीगल डिक्लेयर नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये एक अनकॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी के ऊपर लाई करता है, क्योंकि अकम्प्लिस खुद भी एक हो सकता है पार्ट ऑफ क्राइम है, तो इसके ऊपर पूरा पूरी अगर आता है तो किसी भी तरह का कन्विक्शन का जजमेंट, तो इसको इलीगल नहीं मानेंगे मियरली बिकॉज इट प्रोसीड्स अपॉन द अनकॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस। ठीक है, अनकॉरोबोरेटेड। तो इसीलिए ये जो है पूरा पूरी डिस्क्रिप्शन है कोर्ट के ऊपर कि अकम्प्लिस को कितना तवज्जो दें या ना दें। ठीक है, ये किसी तरह का मैटर ऑफ राइट नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। तो अब आते हैं देखने कि सेक्शन 114 का जो इलस्ट्रेशन बी है क्यों बोला जाता है कि उसके साथ 133 को पढ़ना। तो देखिए 114 का इलस्ट्रेशन बी ये प्रोवाइड करता है दैट द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एन अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरोबोरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। जब तक मटेरियल पर्टिकुलर्स के साथ वो कोरोबोरेट ना करे अपने एविडेंस को, तब तक जो है कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकती है, प्रिज्यूम कर सकती है। मैं प्रिज्यूम दैट एन अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, किसी तरह से क्रेडिट देने के अनवर्दी है वो अक्यूज पर्सन। ठीक है, तो ये सभी तरह की जो चीजें हैं इस सबको एक साथ कोरोबोरेट करने से ही अकम्प्लिस का जो विटनेस है वो ले सकते हैं, उसको रिलाई अपॉन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 133 का जो सेकंड पार्ट है वो एनेबल करता है कोर्ट को टू कन्विक्ट द अक्यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अनकॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस। ठीक है, सेकंड पार्ट 133 का भी ये बता रहा है। बट सिंस सच अ विटनेस बीइंग क्रिमिनल हिमसेल्फ, क्योंकि वो खुद ही क्रिमिनल है, पार्ट ऑफ क्राइम में अगर इन्वॉल्व है तो वो खुद भी क्रिमिनल हुआ, तो ही मे नॉट ऑलवेज बी ट्रस्ट वर्दी। हमेशा उसको ही ट्रस्ट करेंगे जरूरी नहीं है वो आके जो जो बोल रहा हो वो सही ही बोल रहा हो सकता है वो कुछ ऐसे स्टोरी बता रहा हो जिससे कि वो खुद भी बचे और सामने वाला अक्यूज पर्सन भी बच जाए। इसीलिए ये दोनों को साथ में पढ़ने के लिए कहा जाता है। कोर्ट्स आर गाइडेड बाय द इलस्ट्रेशन अपेंडेड टू सेक्शन 114 which states that if it is necessary the court may presume, अगर कोर्ट को यह जरूरी लगे तो कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम करे दैट एन अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। ठीक है, उसको क्रेडिट देने के काबिल नहीं समझ रही है कोर्ट, अनलेस ही इज कोरोबोरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स, जब तक कि मटेरियल पर्टिकुलर्स के साथ उसको कोरोबोरेट ना किया जा रहा हो। ठीक है, उसको तब तक जो है कोर्ट उसको अनवर्दी मानेगी। तो इसमें एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट का, 1997 का केस है, दगड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि नो एंटीथेसिस बिटवीन सेक्शन 133 एंड इलस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन 114। किसी तरह का एंटीथेसिस जो है वो नहीं होगा दोनों सेक्शन के बीच में। इलस्ट्रेशन यूजेस द वर्ड मे। ठीक है, इलस्ट्रेशन जो वर्ड यूज कर रहा है वो 114 का जो इलस्ट्रेशन बी जो वर्ड यूज कर रहा है वो है मे। तो ये टोटली डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है जो मैं बार बार बोलते आ रही हूँ आप लोगों को। देयरफॉर द डिस्क्रिप्शन लाइज विद द कोर्ट, ये कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन है। द कोर्ट हैज टू लुक into the facts and circumstances of the case for seeing whether the accomplice is reliable or not। मैंने बोला ना अभी रिलाई करेगी कि नहीं करेगी वो तो बात की बात है, वो तो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है। तो यही जो है वो केस लॉ से कहाँ से आया था, दगड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। तो ये एक छोटा सा सेक्शन मुझे लगा आप लोगों को मैं आप क्विकली बता दूं, क्योंकि आज ही मैंने किसी को समझाया और मुझे लगा कि क्योंकि बहुत दिन से मेरे स्टूडेंट्स जो है, मेरे दोस्त जो है वो डिप्राइव हो रहे हैं, वो नहीं किसी तरह का वीडियो देख पा रहे हैं नया वीडियो, तो यही सेक्शन से क्यों ना शुरुआत किया जाए, क्यों ना छोटा सा सेक्शन को बता करके मैं स्टार्ट करूं। और आज से मैं रेगुलरली वीडियोस अब फिर से अपलोड करूंगी। आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किस सब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों को वीडियोस चाहिए और नोट्स चाहिए होगा तो वो भी बोलिएगा। मैं नोट्स किस तरह से प्रिपेयर करती हूँ, किस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई की थी, तो वो सभी चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। और मेरा रेगुलर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है कोर्ट का, वो सभी चीज़ें मैं डिटेल में अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस के लिए फिर से खुद को प्रिपेयर कर सकूँ, टाइम निकाल सकूँ। और इतने दिनों के गैप के लिए आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट